हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो हम लोग आज बात करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं पेपर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो आपका चैप्टर टेस्ट कराया गया है, जो कि सेल्फ इवेल्युएशन के लिए है। सो वी आर गोइंग टू सी दी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। सो वी हैव 45 क्वेश्चंस। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इफ़ ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स विथ मासेस 10 kg एंड 30 kg रिस्पेक्टिवली, देन ए हैज़ मोर इनर्शिया देन बी हैज़ मोर इनर्शिया देन ए। सो सिंपल सी बात है, जिसका ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो बी जो है उसका मास है 30 kg, तो इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा। फर्स्ट वाले का मास है 10 kg, सो बी का इनर्शिया विल बी मोर देन ए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ए है इनर्शिया, बी है फोर्स, बोथ इनर्शिया एंड फोर्स, नाइदर इनर्शिया नॉर फोर्स। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसमें हम बात करते हैं किसके बारे में? इनर्शिया एंड फोर्स। थर्ड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, नीदर ऑफ बोथ। तो क्वालिटेटिव मतलब जिसमें हम लोग क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें हम फोर्स को कैलकुलेट नहीं करते, फोर्स को कैलकुलेट करते हैं हम सेकेंड लॉ में। फर्स्ट लॉ में वी जस्ट टॉक अबाउट कि फोर्स करता क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे, मास ऑफ द बॉडी। सो उसका आंसर होगा डी। Question number 5. Which of the following has largest inertia? A pin, a ink pot, your physics book, your body. तो सीधी सी बात है, फिजिक्स बुक आपसे ज़्यादा मोटी तो होगी नहीं, और इंक पॉट और पिन तो बहुत ही कम इनर्शिया है उनका। सो योर बॉडी हैज़ दी हाइएस्ट इनर्शिया। Question number 6. When a bus starts suddenly, the passenger standing on it lean backward in the bus. जैसे ही बस अचानक से स्टार्ट होती है हम पीछे झुकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हम पीछे क्यों झुके? बिकॉज जब बस आगे निकली हमारे पैर बस के साथ, क्योंकि वो टच में है तो आगे चले गए, बट ये जो बॉडी है दिस इज मूवेबल विथ रिस्पेक्ट टू फुट। हमारे पैरों के रिस्पेक्ट में ये चल सकता है, पैर रेस्ट में रहे तब भी ये चल सकता है। तो सडनली इसके इनर्शिया की वजह से ये चाह रहा है उसी मोशन में रहना, और आपके पैर निकल गए आगे तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, बट फिर बैलेंस बना लेते हैं क्योंकि आपके पैर वहीं रह जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इनर्शिया, या फिर आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ। द लॉ विच डिफाइंस फोर्स। तो फोर्स की हम बात सबसे पहले कहाँ पे करते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। सो आंसर विल बी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 8. इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which the body is unable to change by itself. The state of rest only, the state of uniform linear motion, the direction of motion only, the steady state of rest. So answer will be the steady state of rest. Inertia of rest मतलब rest के रिस्पेक्ट में inertia. Inertia of uniform motion मतलब uniform motion के रिस्पेक्ट में inertia. कि अगर इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? द स्टेडी स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9. एन आयरन बॉल एंड एल्यूमिनियम बॉल हैव सेम मास, देन इनर्शिया ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। भाई दोनों का सेम मास है तो इनर्शिया विल बी सेम, तो बोथ द बॉल विल हैव सेम इनर्शिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10. मास मेजरमेंट अमाउंट, मास मेजर्स अमाउंट ऑफ वॉट इन अ बॉडी? अमाउंट ऑफ इनर्शिया है ना। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनर्शिया, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो डेफिनेटली इनर्शिया आएगा, जितना ज़्यादा इनर्शिया उतना ज़्यादा मास। क्वेश्चन नंबर A11. व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन, its speed always increases, its velocity always increases, it's always falls towards the earth, a force always acts on it. ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन है तो वहाँ पे हम ऑलवेज जो लगा रहे हैं, स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस, नॉट नेसेसरी, क्योंकि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि डायरेक्शन बस चेंज होता है। तो अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन सेम, स्पीड चेंज हो सकती है, दोनों चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है A, B, C तीनों ही करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑलवेज हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर एक्सेलरेशन है मतलब पक्का फोर्स लग ही रहा होगा, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, तो अ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन इट। क्वेश्चन नंबर A12. एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी मस्ट रिमेन इन सेम स्टेट, रह ही नहीं सकती अगर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसको एक्सेलरेट होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है, जीरो फोर्स नहीं है, देयर इज सम नेट फोर्स, तो फिर क्या आएगा? उसका एक्सेलरेशन पक्का है। फॉर अ मूविंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट और स्टॉपिंग, फॉर मूविंग अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट और स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी, एक बॉडी जो रेस्ट में है उसको चलाना या फिर जो बॉडी चल रही है उसको रेस्ट में लाना, वी नीड फोर्स, मास, डायरेक्शन, टाइम। डेफिनेट सी बात है,
अगर हम वेलोसिटी उसकी कुछ थी वहाँ से ज़ीरो कर रहे हैं, या फिर ज़ीरो थी वहाँ से कुछ बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तभी आएगा जब फोर्स होगा. सो फोर्स विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन इन मोशन इज फेसिंग द इंजन. जिस तरफ इंजन है उस तरफ उसका मुंह है. ही टॉसेस अ कॉइन अप, द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, द ट्रेन इज मूविंग. ठीक है, कॉइन क्या हुआ, वो हम ये बोल रहे हैं कि कॉइन पीछे छूट गया. जैसे ट्रेन इधर जा रही है और हमारा भी मुंह इधर है, तो अगर हमने कॉइन को टॉस किया और वो पीछे छूट गया, इसका मतलब क्या हुआ. तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी कॉइन को या किसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं, या कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिटैच होता है, तो उसकी स्पीड को लेकर के डिटैच होता है. तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हमारी स्पीड कुछ थी इस डायरेक्शन में, हमने जब कॉइन को टॉस किया तब कॉइन को भी हमने वही स्पीड दी. ठीक है, तो कॉइन जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो ठीक है, ऊपर वाले मोशन से हमें मतलब नहीं है, वो तो ऊपर जाके नीचे आएगा ही आएगा, लेकिन हम इस मोशन की बात कर रहे हैं. तो उसके पास इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, तो क्या होगा, वो भी हमारे साथ साथ चलेगा. लेकिन मेरी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहती तो क्या होता, वो हमेशा मेरे साथ चल रहा होता, इसलिए वापस मेरे हाथ में आके गिरता. लेकिन हम एक्सेलरेट हो गए, आगे बढ़ गए. अगर हम आगे बढ़ गए तो वो पीछे छूट जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड, द ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन. अगर जो मेरी वेलोसिटी है वही कॉइन की वेलोसिटी हमेशा रहे तो कॉइन वापस मेरे हाथ में ही गिरेगा. लेकिन अगर हम किसी स्पीड से आगे, हमारी स्पीड और बढ़ गई और कॉइन की स्पीड उतनी रही, क्योंकि वी आर अटैच्ड विथ ट्रेन, तो हम ट्रेन का एक्सेलरेशन हमारे पास होगा. लेकिन कॉइन तो हमसे डिटैच हो गया ना, वो तो हवा में आ गया. अब तो हवा में तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो अब क्या होगा कि कॉइन की इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ नहीं पाई और हमारी बढ़ गई, इसलिए वो हमारे पीछे गिरेगा. इसका मतलब ट्रेन जो है वो फॉरवर्ड, इट इज मूविंग फॉरवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर A15. मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग अ बॉडी विथ मोर इनर्शिया, लेस इनर्शिया, इक्वल इनर्शिया, नन ऑफ दिस. तो ज़्यादा फोर्स किसके लिए लगेगा, जिसका ज़्यादा इनर्शिया होगा. ज़्यादा इनर्शिया मतलब ज़्यादा मास, और फोर्स इज इक्वल टू क्या था, m/a. क्लियर है. सो ज़्यादा इनर्शिया, ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा. व्हेन अ ब्रांच, और हमने फील भी किया है ना, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, ऐसा धक्का लगाओगे मूव कर जाएगा, और एक बड़े ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा. 16. When a branch of a tree is shaken, the fruits get separated from the tree due to inertia of rest, motion, direction, all of these. तो क्या है कि भाई जब जो ट्रीज पे जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स रेस्ट में थे, हमने ब्रांचेस को मोशन दिया, तो फ्रूट्स रेस्ट में ही रहना चाहे और ब्रांचेस मूव कर गई, तो क्या होगा, ब्रांचेस मूव करना चाह रही हैं, ये रेस्ट में ही रहना चाह रहा है. तो जैसे मान लो फ्रूट यहाँ पे था, हमने पेड़ को ऐसे पुश किया तो ये ब्रांच ऐसे आगे जाएगी और फ्रूट नहीं गया, तो फ्रूट क्या होगा, उससे डिटैच हो जाएगा. अब जैसे क्या होता है, कच्चे फल आसानी से नहीं टूटते, पके हुए फल आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि ब्रांचेस और फ्रूट के बीच में कनेक्शन जो भी रहता है वो जब पक जाते हैं तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है. ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फ्रूट क्या है, रेस्ट में ही रहना चाह रहा है और ब्रांचेस जो हैं वो मूव कर रही हैं, तो वो डिटैच हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 17. द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ. तो ये आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन. जो जब हमारे मोशन को हम सेम ही रखना चाह रहे हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. अगर हम रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. द वाटर ड्रॉप्स स्टिकिंग टू साइकिल टायर आर फाउंड टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ. ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी नहीं, मोशन भी नहीं, डायरेक्शन. तो इसमें क्या है कि भाई जो यहाँ पे ये व्हील है, ये आगे जा रहा है, ठीक है, और आगे जाते हुए ये ऐसे रोटेट करके जाएगा ना, ऐसे रोटेट करके आगे जाएगा. इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे ये जो टायर है वो ऐसे गोल गोल भी घूम रहा है ना, गोल गोल घूम के ऐसे आगे जा रहा है. इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई वाटर ड्रॉपलेट है तो उसके लिए उसका क्या होगा, सर्कुलर मोशन भी होगा, आगे तो जाएगा लेकिन सर्कुलर मोशन भी होगा. तो इसलिए क्या होगा कि जब ये इससे डिटैच होगा, जब हमने स्टोन को रोप से डिटैच किया था तो वो ऐसे टेंजेंशियली भागा था, तो वैसे यहाँ पे सेम केस है कि हमने इसको जैसे डिटैच किया तो जब वो इस पॉइंट पे था उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से थी, और जैसे वो डिटैच होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी उसको लेकर के डिटैच होगा. यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इधर रहेगी, जैसे ही डिटैच होगा तो इसी वेलोसिटी को लेकर डिटैच होगा. यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इधर थी, जब ये डिटैच होगा तो ऐसी वेलोसिटी लेके डिटैच होगा. तो दैट्स वाई जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसे टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ हो जाते हैं. तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ये क्या है, ये इसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाह रहा है, बिकॉज अब उस पर फोर्स लगना बंद हो गया.
ठीक है, पहले फोर्स लग रहा था ड्यू टू दिस टायर, वो टायर से डिटैच हो गया, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसको इधर मोड़ने वाला, तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, वो उसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाह रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ बॉडी हैज़ मास 5 kg, नाउ दिस इज ब्रोकन इनटू 2 pieces. Is inertia of the 2 pieces combined more than the inertia of A when it was not broken? तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, उसको अगर हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो इनके इनर्शिया को जब हम मिलाएंगे, इसका इनर्शिया प्लस इसका इनर्शिया मिलाएंगे, तो क्या वो पहले बिना टूटा हुआ जो था उससे ज़्यादा इनर्शिया मिलेगा क्या? नो भाई, मास इसका 2 kg है, मान लो इसका 3 kg है, 5 kg था, ये 2 kg हो गया, 3 kg हो गया, मास कहीं उड़ तो नहीं जाएगा ना, तो जब मास नहीं उड़ेगा तो इनर्शिया भी कहीं गायब नहीं होगा, सो इनर्शिया बराबर ही रहेगा, सो आंसर विल बी नो। क्वेश्चन नंबर ये है 20, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20, यस, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, डिफाइन कौन करता है? फर्स्ट लॉ, मेजर कौन करता है? सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज क्वांटिटेटिव, फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव। मोमेंटम मेजर्स अमाउंट ऑफ ब्लैंक इन अ बॉडी, मोमेंटम हमें क्या बताता है? ये हमें इनर्शिया बताता है, मोशन बताता है, वेलोसिटी बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या है कि कभी कभी आपको ऑप्शंस मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना पड़ता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार चारों ही सही नहीं है, लेकिन चारों में जो सबसे सही है फिर वो लगाना पड़ता है। तो मोमेंटम हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन का इम्पैक्ट क्या होगा, उसके मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये आपको कॉम्बिनेशन मास और वेलोसिटी का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा वो आपको बताता है। तो ये हमें सिर्फ इनर्शिया के बारे में नहीं बताता, सिर्फ वेलोसिटी के बारे में नहीं बताता, एक्सेलरेशन के बारे में तो बताता ही नहीं, ये उसके कंबाइंड मोशन के बारे में बताता है कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जो इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, एक छोटा ऑब्जेक्ट है जो इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में हमें डिटेल में बताता है वो, ठीक है। नाउ फोर्स मेजर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो हमने पढ़ा ही है, मतलब सब कुछ इसमें से पढ़ा ही है। CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, अब देखो क्या है ना कि आपको यूनिट्स, अभी यूनिट्स एंड डायमेंशन आप 11th में पढ़ोगे, बट इतना अभी आप पढ़ सकते हो, आपने पढ़ा होगा SI यूनिट, CGS यूनिट। तो SI यूनिट में क्या होता है कि हम लोग मास के लिए kg, लेंथ के लिए मीटर, और यहाँ पे लिख लो मास, और टाइम के लिए सेकेंड लेते हैं। लेकिन अगर यही CGS यूनिट में है तो मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर एंड टाइम के लिए सेकेंड लेते हैं। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने 1 न्यूटन कैसे डिफाइन किया था? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर आप CGS में लिखना चाहो, CGS में लिखना चाहो तो वहाँ पे क्या होगा, इसको हम लिखेंगे ग्राम, इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर, और इसको हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया CGS में। तो इसका नाम हमने क्या दिया है? इसका नाम हमने दिया है न्यूटन, इसका नाम हमने दिया है न्यूटन, और इसका नाम अलग से दिया गया, ये इतना बड़ा बड़ा बोलना नहीं चाहता कोई, इसलिए नया नाम दे देते हैं। इसका नाम दिया गया है डाइन, ठीक है, डाइन, डायन से याद रख सकते हो, डाइन। सो बता ही देते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। 1 न्यूटन 5 डायन के बराबर है, ठीक है। इट्स बैड टू से लाइक दैट, बट वो याद रखने के लिए हम कह सकते हैं। तो CGS जो यूनिट है फोर्स का वो है डाइन। मोमेंटम हैज़ सेम यूनिट एज, मोमेंटम की यूनिट किससे मैच करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है इम्पल्स, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, जो टर्म्स हैं टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो आंसर है मैं उससे आपको रिलेटेड चीज़ें बता देती हूँ। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज दी मास इनटू वेलोसिटी, और हम लोग क्या लिखते हैं? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज द फोर्स। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू टाइम। और ये जो फोर्स इंटू टाइम है ना, इसको बोलते हैं इम्पल्स, इसको हम क्या बोलते हैं?
इम्पल्स, या फिर आप क्या कह सकते हो, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। सो चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या है, तो इम्पल्स एक ऐसा फोर्स जो है ना, अगर वो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगे, जैसे कि ये बहुत ही बड़ा फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगे, तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और उस इम्पैक्ट को ऐसे इम्पल्स मतलब झटका टाइप की चीज़, तो उस टाइप के चेंज इन मोमेंटम को, जो एकदम बहुत स्पीड से चेंज इन मोमेंटम होता है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो जो इम्पल्स है दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम ओनली, बट बहुत ज़्यादा इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स मतलब झटका। सो जो इम्पल्स है, इम्पल्स इज सेम एज चेंज इन मोमेंटम। यहाँ हमने क्या लिखा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज व्हेन फोर्स इज वेरी हाई, व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल, तो उस चेंज इन मोमेंटम को हम बोलते हैं इम्पल्स। सो कहाँ पे थे हम लोग, मोमेंटम हैज सेम यूनिट एज इम्पल्स, क्योंकि मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम दोनों की यूनिट सेम ही होंगी, तो मोमेंटम हैज सेम यूनिट एज इम्पल्स। व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन mass of 1 kg which is able to move freely, the object moves with n or a speed of 1 meter per second, speed of 1 kilometer per second, acceleration of 10 meter per second square, acceleration of 1 meter per second square। तो आंसर क्या होगा, हमें फोर्स गिवन है, मास गिवन है, हम a निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू f बाई m, f है 1, m है 1, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1। Question number 27. The net force acting on a body of mass 1 kg moving with a uniform velocity of 5 meter per second is 1 kg मास है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 28. A body of mass 20 kg moves with a acceleration 2 meter per second square. The rate of change of momentum in SI unit is। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ, तो हमें क्या पता करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ दी फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है 2, 20 इंटू 2 40, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 40। क्वेश्चन नंबर 29. अ बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल with a velocity v and rebounds with the same velocity, its change in momentum is। तो यहाँ पे v वेलोसिटी से गया और फिर v वेलोसिटी से वापस आ गया, मतलब v स्पीड से गया और v स्पीड से ही वापस आ गया, जैसे v स्पीड से गया और फिर v स्पीड से ही वापस आ गया। इफ़ वी टॉक अबाउट दी वेलोसिटी, तो इधर अगर हमने पॉजिटिव लिया, इधर नेगेटिव लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है +v और फाइनल वेलोसिटी कैसी है -v। क्लियर है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सो -2mv। सो चेंज इन मोमेंटम विल बी -2mv। फोर्थ ऑप्शन, ग्राम वेट इज अ यूनिट ऑफ। ग्राम वेट किसकी यूनिट है। प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, वो ग्रेविटेशन के बाद आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32. अ बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडरगोज अ चेंज इन स्पीड फ्रॉम 20 to 0.20. द मोमेंटम increases by 99 kg meter per second, decreases by 99 kg meter per second, increases by 101 kg meter per second, decreases by 101 kg meter per second। ठीक है, 5 kg की बॉडी है और इसकी स्पीड में चेंज कितना हुआ है 20 से 0.20, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया है। सो पहले मोमेंटम कितना था, इट वॉज 20 इंटू 5, इनिशियली इट वॉज 20 इंटू 5, मास इंटू वेलोसिटी कितना है 100, और बाद में कितना हो गया 20 इंटू 0.2 इंटू 5, 0.2 इंटू 5 मतलब कितना हो गया 1। सो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इट इज़ 99। अब यहाँ जैसे हाँ कितना होगा, फाइनली था 100, स्पीड फ्रॉम चेंजेस स्पीड फ्रॉम 22, तो यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, इसका मतलब कि क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया कितने से 99 से। 100 था, 100 से 1 पे आ गया, तो डिक्रीज हो गया बाई हाउ मेनी अमाउंट या हाउ मेनी यूनिट्स, 99 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम। हाउ मेनी डाइन्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन, 10 to the power 5।
चूज करेक्ट रिलेशन, A is equal to F by M, AF is equal to M, M is equal to F, and none of these. A is equal to F by M. A is equal to force by mass. Question number 36. Area of force time graph gives us. Force time graph. Area of force time graph हमें क्या देगा? जैसे हमने बात की ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह के बारे में, वैसे ही अगर हम फोर्स टाइम ग्राफ बनाते हैं, अगर हमने फोर्स टाइम ग्राफ बनाया और इसका एरिया लिया, मान लो यहाँ तक एरिया लिया, तो ये फोर्स इनटू टाइम करेंगे, दिस डिफरेंस ऑफ फोर्स इनटू दिस डिफरेंस ऑफ टाइम, तो क्या देगा? फोर्स इनटू टाइम हमें क्या देता है? इट गिव्स अस द चेंज इन मोमेंटम. फोर्स इनटू टाइम या फिर एरिया अंडर, आप लिख लो ये, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस द चेंज इन मोमेंटम. सो यहाँ पे अच्छा, गिव्स अस द चेंज इन मोमेंटम गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था चेंज इन मोमेंटम को हम और क्या बोलते हैं? इम्पल्स कहते हैं. चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स भी कहते हैं. सो आंसर विल बी इम्पल्स, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम गिवन नहीं है. डेफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम, डेफिनेशन कहाँ से आई थी? फर्स्ट लॉ से. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. क्वेश्चन नंबर 38. अ बॉडी ऑफ मास 50 kg मूव्स विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन SI यूनिट इज. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स. फोर्स कैसे निकालेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन. सो 50 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन. द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड व्हेन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ. मोमेंटम बढ़ना मतलब मोमेंटम कब बढ़ेगा? मास तो भाई किसी भी बॉडी का कांस्टेंट है ना. मोमेंटम कब बढ़ेगा? जब वेलोसिटी बढ़ेगी. वेलोसिटी कब बढ़ती है? जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में हो. अगर आप इधर जा रहे हैं और आपको कोई इधर फोर्स लगाए तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मोमेंटम डिक्रीज होगा. अगर आपकी वेलोसिटी इधर है और आप फोर्स भी इधर लगा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन भी इधर होगा. योर वेलोसिटी विल इंक्रीज, योर मोमेंटम विल इंक्रीज. सो मोमेंटम इज इंक्रीज्ड व्हेन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. देन kg वेट इज यूनिट ऑफ. तो क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41 भी छोड़ देंगे, ये भी आप ग्रेविटेशन में कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 42. फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर equal and in the same direction. Wrong. Opposite direction. Equal and in opposite direction. B is correct. Forces of action and reaction act one after the other on same body. बिल्कुल नहीं. Simultaneously same time पे लगते हैं और अलग अलग बॉडी पे लगते हैं. तो simultaneously on different bodies. 44. A man is standing on a boat in still water. एक पानी शांत है अभी, तालाब के पानी जैसा, उसमें बोट है, उस पर आदमी खड़ा है. इफ़ ही वॉक्स टूवर्ड्स द शोर द बोट विल मूव अवे फ्रॉम द शोर, रिमेन स्टेशनरी, मूव टूवर्ड्स द शोर, सिंक. तो अगर क्या है, ये पानी है, मान लो यहाँ पे शोर है, ठीक है. अगर हम क्या करेंगे, उस तरफ जाएंगे, अगर मैं उस तरफ जाऊँगी तो आपको पहले उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि हम मूव कैसे करते हैं. तो जब हम मूव करते हैं ना, आप फील करके देखना, जब हम मूव कर रहे होते हैं हम फ्लोर को पीछे धक्का दे रहे होते हैं एंड फ्लोर हमें आगे धक्का देता है, ठीक है. यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल होता है. वी वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन. लोगों को लगता है कि फ्रिक्शन की वजह से हम चल नहीं पाते, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं. अगर फ्रिक्शन ना रहे, अगर सब कुछ स्लिपरी हो जाए, क्या आप चल पाएंगे? नो. तो जब हम लोग चल रहे होते हैं तो व्हाट वी डू, जब हमें आगे जाना होता है, वी प्रेस द फ्लोर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड वी मूव फॉरवर्ड. तो जब हम बोट पे रहेंगे तो बोट को हम पीछे प्रेस कर रहे होंगे. सो जब बोट पे हम लोग शोर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि आई एम पुशिंग द बोट अवे फ्रॉम द शोर. उसको हम पीछे पुश कर रहे हैं एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, बोट विल मूव अवे फ्रॉम शोर, ठीक है. जैसा कि हमने क्या देखा था, बोट से अगर हम शोर पे जंप करते हैं तो आई एम जंपिंग ऑन द शोर, तो बोट पीछे जाता है. ये तो हमने फील किया हुआ है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर ये हो गया स्टैंडिंग ऑन बोट वाला. लास्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्शन एंड रिएक्शन वेर टू एक्ट ऑन द सेम बॉडी, तो द रिजल्टेंट वुड बी 0, द बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नाइदर ए और बी आर करेक्ट. तो अगर क्या होगा कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे लगते, मान लो वर्ल्ड में कुछ ऐसा होता कि सेम बॉडी पे लगते, तो एक्शन एंड रिएक्शन कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, साइमल्टेनियसली लगते हैं. तो अगर एक ही बॉडी पे इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं इक्वल फोर्सेस, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. बॉडी का कोई स्टेट में चेंज नहीं होता, उस पर नेट फोर्स कैसा लग रहा होता? 0. सो ऑप्शंस क्या क्या हैं कि द रिजल्टेंट वुड बी 0. येस, रिजल्टेंट मतलब कि टोटल फोर्स वुड बी 0. द बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल. अगर हम किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं,
ठीक है, किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और उसी पे दूसरा रिएक्शन भी बन गया तो उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा और वो बेचारा चल ही नहीं पाएगा, इट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट, तो बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल। सो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे, 45 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप नहीं कर पाएंगे, ग्रेविटेशन में आप जब मास और वेट के बारे में पढ़ लेंगे तब आप कर पाएंगे। सो लीव दोज 4 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 45 में से 4 छोड़े हैं तो 41 क्वेश्चन तो किए ही हैं। एंड दीज वर दी वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने लेक्चर ढंग से देखे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही बेकार थे, कुछ था ही नहीं न्यूमेरिकल में, इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको लेक्चर्स में कराए गए हैं। सो आई होप दिस पेपर वॉज वेरी ईजी एंड आपने अच्छे से किया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।